अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ। मैच तो काफ़ी सनसनीखेज़ हुआ, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो ऑफिशियली कल से उसका आगाज़ जो है वो हो गया है। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी क्या पाकिस्तानी टीम में गलती की गुंजाइश बाकी है। हमने कल परसों ही स्क्वाड का ऐलान किया और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ प्लेयर्स गलत सेलेक्ट हो गए, लेकिन हमने सारा साल क्या ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे कि अभी तक हम उस चीज़ पे आन नहीं पहुंचे थे कि हमने कौन सी टीम खिलानी है और कौन सी नहीं। हालांकि बाकी 19 टीमों के स्क्वाड जो हैं वो अनाउंस हो गए थे और हमारी टीम का स्क्वाड रह गया था। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार हाशमी साहब, जिनको क्रिकेट पे काफ़ी ज़्यादा गिरफ्त है और काफ़ी बेहतरीन तज्जिया करते हैं। इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल रखता है। तो हाशमी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि कल का मैच तो आपने देखा होगा, लाजमी देखा होगा। जी डेफिनेटली, ज़रूर, और गहरी नज़र के साथ देखा होगा। जी देखा है, बिल्कुल देखा है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो 3-4 प्लेयर्स की एंट्री इंग्लैंड की तरफ से भी और हमारी तरफ से, तो बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। बाबर आजम और फ़खर जमान ने जोफ्रा आर्चर का इस्तकबाल तो कर दिया, लेकिन आप कल जोफ्रा आर्चर की एंट्री को किस तरीके से देखते हैं और इसका वर्ल्ड कप पे क्या असर जो है वो आ सकता है? देखिए वलीद, आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना सफ़र शुरू कर दिया है। तो ये जो सीरीज़ है ना 4 मैचेस की, ये पहले 5 मैचेस की सीरीज़ थी। एक मैच उन्होंने खुद ही ड्रॉप कर दिया, तो एक मैच बारिश की नज़र हो गया, बाकी 3 मैच बचे। तो ये अहमियत इसकी है इस सीरीज़ की। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो हम 6 जून से शुरू कर रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ से। अच्छा, जहाँ तक आपने पूछा जोफ्रा की बात जो की आपने, तो जोफ्रा आर्चर जो है वो 385 दिनों के बाद उन्होंने पहला ओवर किया आके। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उनकी जो रफ्तार थी वो 92 से लेकर 148 तक रही। अच्छा, तीसरी बात ये कि पहला ओवर उनका महंगा था और उसके बाद फिर उन्होंने रिदम पकड़ा। पहले ओवर के पहले ही गेंद पर चौका पड़ा, तीसरी गेंद पर छक्का पड़ा, कुल 15 रन पड़े, लेकिन बाद में उन्होंने 28 रन देकर 2 विकेटें लीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आम हैं, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि हमारा बाबर आजम ये कहकर मैदान में उतरे थे कि आर्चर की जो स्पीड है उसका सामना करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन कल ना तो हमें उसकी स्पीड नज़र आई, ना स्विंग नज़र आई, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जोफर का जो किरदार था ना, वो गब्बर सिंह का किरदार था, वो उसका डर था। वो उस डर को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान टीम उसके डर में आई भी। और आप ये कह लें कि उसकी मौजूदगी की जो एक बुनियादी वजह थी वो यही थी कि वो प्रेशर डालना चाहते थे और उसमें वो कामयाब रहे। और बटलर ने आर्चर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। सर, बटलर ने तो आर्चर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बड़ा भारी सवाल रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो शायकीन हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम देखते हैं मैच दिल से। अब आप जैसे जो लोग होते हैं वो ज़रा दिमाग के साथ मैच देखते हैं। तो मुझे आप बताएं, टेक्निकली बटलर और बाबर की कप्तानी में कल क्या फ़र्क था? जो ऑब्वियसली बटलर ने मैच जीता, लेकिन कुछ खामियां, कुछ कोताहियां बटलर से भी तो हुई होंगी। देखें वलीद, पता क्या, बटलर अभी IPL खेल के आए हैं और वो फुल फॉर्म में, और उन्होंने 80+ रन भी किए हैं। कप्तानी का जहाँ तक मामला है ना, वो ये है कि इतनी ज़्यादा कप्तानी के बावजूद मेरे ख्याल है बाबर ने अभी कुछ चीज़ें नहीं सीखी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल आप देखें कि 14 माह के बाद आर्चर जो है वो वापस आए। बिल्कुल। अच्छा, और उनका ये ख्याल था कि उनको बॉलिंग अटैक करवाया जाएगा, गेंद दी जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर बटलर ने गेंद फेंक दी मोइन की तरफ। अच्छा, अब मोइन ने क्या किया, पहले ही ओवर में हमारी जो बड़ी विकेट थी वो गिरा दी। तो ये एक स्मार्ट मूव थी और ये कप्तानी थी। अच्छा, अब हमारी तरफ अगर आप आए, किसी ज़माने में अमाद वसीम जो है वो बॉलिंग अटैक किया करते थे के ज़माने में, ठीक है ना, लेकिन आजकल अमाद वसीम को बॉलिंग ही मिल जाए तो काफ़ी गनीमत है। तो मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी फ़र्क है। अमाद वसीम की यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने किस उम्दगी से कल बॉलिंग की, जब हर तरफ से मार पड़ रही थी और उन्होंने आके एक बेहतरीन ओवर फेंका, विकेट लिए, अगले ओवर में दोबारा आए और बोल्ड कर दिया। अच्छा, उनकी बॉलिंग की एक खास वजह यह है कि बॉल को स्टिक करते हैं। बिल्कुल, और वो मूव नहीं है, उसमें कोई टर्न भी नहीं होती, स्टिक करते हैं तेज, जिसमें वो झांसे में ले आते हैं बैट्समैन को और वो पकड़े जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका
और वेस्ट इंडीज़ की जो विकेटें हैं वहाँ का ये हीरो है। इन्होंने 61 विकेटें ले रखी हैं इन विकेटों पर और 651 रन भी बना रखे हैं। तो मेरे ख्याल में अहमद वसीम ने बहुत समझदारी से बॉलिंग की और आइंदा भी करेंगे और ये पाकिस्तान के मेन पिलर होंगे। इंशाल्लाह हम तो ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के मेन प्लेयर तो आपने बता दिया कि अहमद वसीम होंगे, साथ ही साथ एक तल्ख सवाल ये भी करते चलते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या अभी भी कोई रॉन्ग नंबर मौजूद? ओह, पाकिस्तानी टीम में रॉन्ग नंबर हैं। मैं ये समझता हूँ कि 3 रॉन्ग नंबर हैं जिनकी वजह से हमें शिकस्त होती है। कल का मैच हम जीत सकते थे, कल का मैच, और कल का मैच अगर हम जीत जाते तो ये इंग्लैंड के खिलाफ हमारी 10वीं विक्ट्री होती, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी 30वीं विक्ट्री ले ली। मतलब उनका पलड़ा, हाँ बिल्कुल, उनका पलड़ा बहुत शानदार है। पहला रॉन्ग नंबर हमारा साइम अयूब है। साइम अयूब को जितने मौके मिले हैं ना, अफसोस के उन मौके से वो फायदा नहीं उठा सके। और ये जो T20 है ना सर, इसमें जो एक दफा फ्लॉप हो जाता है उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे कोई ट्रेन से उतर जाए तो दोबारा ट्रेन पर नहीं चढ़ सकता। क्या साइम अयूब दूसरे हैदर अली बनने जा रहे हैं? हैदर अली नहीं बनने जा रहे। उस बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि यार जो नो लुक्स उसकी शॉट है वो नाकाम हो चुकी है, उसको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। वो पता नहीं प्रेशर में आकर खेलते हैं, ये क्या करते हैं। आई एम सॉरी कि अब हमें साइम अयूब को बाहर बिठाना पड़ेगा। एक कौन रिप्लेस कर सकता है साइम अयूब को? उस्मान खान है। उस्मान खान पर आप फोकस करें, वो सेंचुरी होल्डर हैं T20 के और बहुत अच्छा उन्होंने PSL भी दिखाया था। एक मौका दे तो सही ना, आपने 22 मैच इनको खिला दिए, एक भी 50 नहीं है, लेकिन आप उस्मान को रिप्लेस करेंगे तो फिर जब ये बाहर बैठेंगे ना तो फिर ये दोबारा अपने आप को कैलकुलेट करेंगे। एक रॉन्ग नंबर तो ये है। अच्छा, दूसरा रॉन्ग नंबर जो है वो है हमारे आजम खान। अच्छा, आजम खान को अगर हम पर्ची गए तो लोग गुस्सा करते हैं। आयरलैंड में एक मैच में उन्होंने रन्स बना दिए और अगले 20 मैच उनके पक्के हो गए। आप कल का आपने भी मैच देखा होगा, कल आप देखें कि आजम खान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ऐसे लग रहा था कि वो क्लब लेवल का मैच भी नहीं खेल रहे, गेंद उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। 2 चौकों ने मारे जरूर हैं, लेकिन इतनी थकी हुई बैटिंग थी उनकी। और एक बंदा जो स्पेशलिस्ट हो छक्कों का, वो यार अपना रंग दिखाता है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी गलती हो गई हमसे। इसकी जगह हमें सलमान अली आगा को लेके जाना चाहिए था। वो एक कंप्लीट बैट्समैन है और आजम खान कंप्लीट बैट्समैन नहीं है। बिल्कुल, आजम खान जो है वो कंप्लीट बैट्समैन नहीं है। सलमान अली आगा के जैसा बैट्समैन, एक रेडिकल बैट्समैन जो वी में खेले, उस तरह के बैट्समैन की मिडिल ऑर्डर में मौजूदगी की जरूरत हर सूरत है ही है। क्योंकि आप देखें इफ्तिखार अहमद हमारे पास ऑलरेडी एज अ हार्ड हिटिंग ऑप्शन नहीं, मुझे ये बताएं कि हमारा फिनिशर कौन है? सर हमारा फिनिशर, मेरा तो ख्याल है फिनिशर टीम फिनिशर है। अच्छा, मतलब बाबर आजम ने कल आखिर में बयान दिया जी सॉरी हम फिनिश नहीं कर सके। अभी किसने फिनिश करना है? सर इमाद वसीम, इंडिया से मंगवा लें, आयरलैंड से मंगवा लें, नबीविया से मंगवा लें, USA से मंगवा लें, बंदे मंगवा के फिनिश मैच करवा लें। सर मेरे फिनिशर है नहीं हमारे पास। फिनिशर अगर आप देखा जाए तो एज अ फिनिशर हम आजम खान को ला रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कल इमाद वसीम ने बड़ी तगड़ी बैटिंग की थी। अच्छा, इमाद का एक प्रॉब्लम है कि वो ऊंची हिट नहीं खेल सकता, वो रोलिंग शॉट्स खेलता है। आपने इफ्तिखार को किस नंबर पर भेजा? मतलब ये देखने वाली चीज़ है ना कि अगर ऊपर से बैटिंग क्लैप्स हो गई तो इफ्तिखार एक कंप्लीट बैट्समैन है, आप इसको ऊपर भेजें ताकि वो इनिंग्स बनाकर चले। कल का मैच जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन कल के मैच में से अगर आप शादाब खान के चमन रन निकाल दें तो मैच आप जीते हुए हैं। सर कल के मैच में मेरे हिसाब से डिफरेंस ही एक था, शादाब खान और उनकी प्लेइंग 11। अच्छा, रॉन्ग नंबर्स की बात चल रही थी, आपको नहीं लगता क्या शादाब खान बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है? और मैं माजरत के साथ कहूँगा कि बाबर आजम साहब, आप कौमी टीम में जो आप यारियां निभाते हैं ना, उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। एक यारी जो है वो तो उससे हमें छुटकारा मिल गया है। हाँ, एक यारी से छुटकारा मिल गया। और मैं हिंदुस्तान का एक देख रहा था, वो कह रहे थे कि यार ये किंग 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 करके इतनी खुशामद कर रहा था, आखिर से निकाल दिया गया। शादाब खान का मैं बताऊँ, आखिरी 10 मैचेस में उन्होंने 272 रन दिए और सिर्फ 7 विकेटें ली हैं। सर क्या ये स्टार्ट्स जस्टिफाई करते हैं उसकी परफॉर्मेंस से? और कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो मैच के बाद मैच की प्रेस रिलीज होती है उसमें बाबर आजम ने ये कहा है कि शादाब खान एक बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं। सर यही कहते हैं, सबके लिए यही कहते हैं कि बड़े मैच के प्लेयर हैं। यार वो बड़ा मैच कौन सा आना है मुझे बता दें, इंग्लैंड से बड़ा मैच कौन सा हो सकता है? आप ये नहीं समझते कि बाबर आजम को अपने इंटरव्यूज में थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए? जब एक तरफ जॉस बटलर ने पाकिस्तानी टीम की तारीफ की कि उसमें बड़े मायानाज प्लेयर हैं, उनको खेलना आसान ना होगा, जबकि बाबर आजम से बात की जाए तो बाबर आजम बार बार ये कहते हैं मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ग्राउंड में भी बाबर ने जो जवाब दिया आप देखें ना, 28 रन पर 32 रन, 28 गेंदों पर 32 रन किए हैं उन्होंने। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये T20 के रन नहीं होते। और दूसरा ये कि आप अपनी यारियां दोस्तियां बाहर रखें, टीम को देखें। आपके पास इब्रार पड़े हुए हैं, आप उस्मान मीर को नहीं लेके गए, चले इब्रार को आप आजमा लें। तो ये फर्क है। शादाब खान की बॉलिंग अब पकड़ी जा चुकी है और उनकी गेंद में कुछ दम खम है ही नहीं। और दुनिया के छोटी टीमें जो हैं, आपको याद है पिछला मैच आयरलैंड का, वहां इन्होंने 55 रन दिए थे। तो ये फर्क
सर बटलर बाखूबी उनको घोड़ के रिवर्स स्वीप बासानी खेल रहे थे। एग्जैक्टली खेल रहे थे, उनका होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त था और उनकी आसान एक जो चीज़ थी ना वो शादाब खान उनके सामने थे। जहां कल बहुत सी खामियां थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, दो पॉजिटिव्स भी नजर आए हमें। एक बैटिंग में नजर आया, एक बॉलिंग में नजर आया। सबसे पहले हमारे जो थंडर बुलेट बॉलर हैं वो वापस आए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनकी परफॉर्मेंस का ओवरऑल जायजा कर लिया जाए। उधर से जोफ्रा आर्चर वापस आए, इधर से हारिस रऊफ वापस आए। यहाँ पर आप ये देखें कि आपने पहले ओवर में उनको मार पड़ी कल, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और शानदार कम बैक किया। तो मेरे ख्याल में वो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो उसका इस्तेमाल परफेक्ट जगह पर करना होगा और आपको देखना होगा कि 7वें से लेकर 15वें ओवर तक आप रन्स कैसे बनाते हैं और कैसे रोकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम चीज़ है, क्योंकि T20 में जो इस वाले गैप को 7 से 15 वाले ओवर के गैप को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है, वही आगे फिनिशिंग भी अच्छा करती है और मैच जो है जीत लेती है। इसके अलावा एक और मेरा छोटा सा सवाल है, क्या पाकिस्तानी टीम में एक ही मैच विनर रह गया और उसी ने लेके चलना है या किसी और ने भी आगे दमखम लड़ाना है, कोई काम? अच्छा देखें, जिसकी तरफ आपका इशारा है ना, वो आप नाम नहीं लिया आपने, फ़खर ज़मान की बात आप कर रहे हैं। फ़खर ज़मान कल जब आए तो पहली गेंद पर उनका चांस मिल गया। और ये हमेशा से आपने नोट किया होगा, जब जब फ़खर ज़मान का आगे कभी हेलमेट पे गेंद लगे या एज लगे ना, तो वो एक इशारा होता है बड़ी इनिंग्स का। लेकिन आपने देखा कि वो जो उसको चांस मिला ना, उसका उसने यानी माइंड नहीं किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने बाहर निकल के विकेटों से थर्ड मैन की तरफ से फेंक दिया उसको, और उन्हीं की इनिंग्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। अफसोस कि हम फिनिश ना कर सके। तो मेरा ख्याल है कि बाबर का जो फ़खर पर एतमाद है और फ़खर का अपने एतमाद को साबित करने के लिए वापस आना फॉर्म में, ये खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। और मेरी बात लिख लें आज की कि फ़खर जो है ना वो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जाकर बहुत ज़बरदस्त अपने आप को शो कर। तो किसने बात की है? ये बात मेरे एक दोस्त हैं वलीद, वो बड़ी देर से इसके बारे में बात कर रहे थे। ये उनका माकूला है कि फ़खर जो है वो वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह जी। इसी खूबसूरत बात के साथ हम आज क्लोजिंग करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपनी गलतियों से एक ना एक दिन तो लाजमी सीखें, क्योंकि अगर बाबर आजम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम भी मैच विनर हैं हमारे, अगर वो अच्छा परफॉर्म करें तो हम मैचेस जीत सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। अब्दुल सत्तार हाशमी के हमरा इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।